गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और हम लोग इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में 30 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए थे और आज 31 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 31 क्वेश्चन। क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं। ऑप्शन है ए नंबर मेल फ्लावर विच नेवर ओपन, नर पुष्प जो कभी ओपन नहीं होते हैं, ठीक है। बी है फीमेल फ्लावर विच नेवर ओपन, मादा पुष्प जो कभी ओपन नहीं होते हैं। सी बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन, द्विलिंगी पुष्प जो कभी ओपन नहीं होते हैं। और ओपन बाइसेक्सुअल फ्लावर विच परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन इन बड कंडीशन, यानी कि खुला हुआ द्विलिंगी पुष्प जो बड कंडीशन में कलिका अवस्था में सेल्फ पॉलिनेशन को संपन्न करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर वह होता है जो कि हमेशा क्लोज रहता है, वो कभी भी ओपन नहीं होता है और उसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने का मतलब है वह फ्लावर बाइसेक्सुअल है, सेल्फ पॉलिनेशन होने का मतलब है कि वो बाइसेक्सुअल है। इसलिए इसका आंसर होगा सी नंबर, इसका आंसर होगा सी बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन, ठीक है। द्विलिंगी पुष्प जो कभी ओपन होता नहीं है और इसी वजह से उसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनगेमी बनाती है, सिनगेमी क्या बनाती है? एम्ब्रायो, इंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म या बोथ ए एंड बी, यानी कि एम्ब्रायो और इंडोस्पर्म दोनों। तो सिनगेमी क्या बनाती है? तो जैसे सिनगेमी होता है यानी कि एक मेल गेमी जुड़ेगा एग सेल के साथ, उसी को बोलते हैं सिनगेमी। और जैसे सिनगेमी होगा क्या बनेगा? जायगोट, जायगोट से फिर क्या बनेगा? एम्ब्रायो। इसलिए हम यहाँ पर आंसर चुनेंगे क्या? ए नंबर एम्ब्रायो, ठीक है। फिर देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक यानी कि न्यूट्रिटिव होती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम, वो जो एंथर होता है ना, वो प्रारंभिक समय में वो माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है ना, वह पोषक यानी कि न्यूट्रिटिव टिश्यू से वो बना होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडोथेसियम, इंटाइन, टेपिटम या फिर मिडिल लेयर। क्या होगा आंसर? आसान है, इसका सही आंसर होगा टेपिटम, ठीक है। फिर एंथर वाल में इनमें कौन नहीं होता है? एंथर की दीवार में 4 लेयर होता है ना, तो जो नहीं होता है वो बताना है। इंडोथेसियम ये तो होता है, मिडिल लेयर ये भी होता है, टेपिटम ये भी होता है और इंटीगमेंट्स नहीं, इंटीगमेंट्स नहीं होता है। एंथर वाल में इंटीगमेंट्स नहीं होता है, इसलिए आंसर होगा डी नंबर इंटीगमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म का मेल गेमिटोफाइट है, एंजियोस्पर्म का मेल गेमिटोफाइट है। ऑप्शन है माइक्रोस्पोरेंजियम, न्यूसिलस, माइक्रोस्पोर और स्टामेन। तो यहाँ आंसर क्या होगा? एंजियोस्पर्म का मेल गेमिटोफाइट, जहाँ से मेल गेमिटोफाइट अवस्था की शुरुआत होती है, यानी कि जहाँ से एन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है वहीं से मेल गेमिटोफाइट अवस्था स्टार्ट होती है। तो वो होगा क्या? माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोनट वाटर तथा एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, यानी कि नारियल का पानी और नारियल का जो खाने वाला भाग व्हाइट कर्नल जो होता है वो हो गया एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, प्रदर्शित करता है। ये नारियल का पानी और उसका खाने वाला भाग क्या चीज़ है, क्या चीज़ को वो प्रदर्शित करता है? इंडोस्पर्म, एम्ब्रायो, इंडोकार्प और मीसोकार्प। तो याद रखना है कि नारियल का जो पानी है या जो भी खाने वाला भाग है वो क्या होता है? वो होता है इंडोस्पर्म, ठीक है, वो क्या होता है? इंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ फ्लावर के एंथर तथा स्टिग्मा के बीच कुछ प्राकृतिक रोध यानी कि नेचुरल बैरियर होते हैं जिनके कारण पॉलिनेशन मुश्किल से होता है या होता ही नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? एक बार हम बताए थे कि ये है कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, ये है एक
बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में यहाँ पर है ये एंथर और ये हो गया स्टिग्मा। तो एंथर और स्टिग्मा के बीच में कोई नेचुरल बैरियर रहता है, ऐसे स्टिग्मा और एंथर के बीच में कोई नेचुरल बैरियर, यही हो गया प्राकृतिक रोध, नेचुरल बैरियर रहता है। और इस वजह से इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन में कठिनाई होती है, सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना थोड़ा कम हो जाती है और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है सेल्फ स्टेरिलिटी, हेटेरोस्टाइली, हर्कोगेमी या फिर इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हर्कोगेमी। ठीक है। फिर है सनफ्लावर के एम्ब्रायो में होते हैं, सूर्यमुखी के एम्ब्रायो में होते हैं 1 कोटिलिडन, 2 कोटिलिडन्स, 3 कोटिलिडन्स या मेनी कोटिलिडन्स। 1 कोटिलिडन, 2 कोटिलिडन, 3 कोटिलिडन या अनेक कोटिलिडन। तो याद रखना है कि सूर्यमुखी के एम्ब्रायो में 2 कोटिलिडन्स होते हैं। ठीक है। फिर है निम्न में कौन एंडोस्पर्म बनाती है? ऑप्शन है एंटीपोडल्स, सिनर्जिड्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस और है एग सेल। तो एंडोस्पर्म कौन बनाती है? बहुत ही सिंपल है, एंडोस्पर्म इसमें से कौन बनाने वाली है? ये है होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब ट्रिपल फ्यूजन होगा तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में एक मेल गैमेट आकर के जुड़ेगा और बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और वही विकसित होकर के आगे चल करके बनाएगा एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के विभाजन के बाद, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के विभाजन के बाद क्या होता है? ए नंबर है सेल वॉल का निर्माण होता है, बी सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है, सी एक बड़ा तथा एक छोटा सेल बनता है और डी इनमें कोई नहीं। तो जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है ना, उसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जब बार बार विभाजन होता है तो उसके जितने भी वहाँ न्यूक्लियस बनते हैं उसके चारों ओर सेल वॉल शुरू में बनता नहीं है, बोलेंगे सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाता है तो फिर धीरे धीरे बाहर से अंदर की ओर प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बनने लगता है, लेकिन बाद में बनता है। और जिस समय प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लगातार बार बार विभाजन करते जाएगा तो उस दौरान जितना भी न्यूक्लियस बनेगा उसके चारों ओर तुरंत सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपिटम पोलन सेक का इनरमोस्ट वॉल लेयर होता है। टेपिटम पोलन सेक का इनरमोस्ट वॉल लेयर होता है। देखो ये जो पोलन सेक होता है ना, जो एंथर की जो दीवार है उसमें 4 लेयर होता है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर इंडोथेसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, उसके अंदर टेपिटम। तो टेपिटम जो है ये पोलन सेक का सबसे अंदर का दीवार होता है। तो इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करना, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, वो भोजन फूड प्रोवाइड करना, डेहिसेंस मतलब एंथर की दीवार का प्रस्फुटन, एंथर की दीवार जो फट जाती है ना उसी को बोलते हैं डेहिसेंस, या मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसको मजबूती, यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। तो इसका सही आंसर होगा न्यूट्रिशन। टेपिटम जो होता है ना उसमें वो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है और विकसित हो रहे माइक्रोस्पोर, यानी जब माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन विकसित होता है ना उस दौरान उसे फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो आंसर होगा न्यूट्रिशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन ग्रेन्स किस स्टेज पर झड़ते हैं? यानी एंथर में पोलन ग्रेन्स बनता है, फिर एंथर की दीवार फट जाती है और वहाँ से पोलन ग्रेन्स निकलता है, निकल करके कार्पेल के स्टिग्मा तक पहुँचेगा। तो वो पोलन ग्रेन्स जब निकलता है ना, यानी एंथर से जैसे झड़ के गिरेगा तो किस कंडीशन में वो झड़ के, किस स्टेज पर वो झड़ता है? 1 सेल्ड स्टेज, फिर है 2 से 3 सेल्ड स्टेज, फिर है 3 सेल्ड स्टेज और फिर है 4 सेल्ड स्टेज। तो बताना है कि पोलन ग्रेन जब एंथर से झड़ेगा तो उसमें कितना सेल प्रेजेंट रहेगा, कितना सेल, एक सेल या 2 से 3 सेल या 3 सेल या फिर 4 सेल वाले स्टेज में वो एंथर से झड़ के गिरता है। तो इसका सही आंसर होगा 2 से
3 सेल्ड स्टेज। देखो होता क्या है कि 60% प्लांट में पॉलन ग्रेन जब 2 सेल्ड स्टेज में रहता है ना, तो ही वो एंथर से निकल करके झड़ के गिर जाता है। 2 सेल, अब कौन कौन सा 2 सेल होता है? तो एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जेनरेटिव सेल। ठीक है, वो वहाँ से झड़ के गिर जाएगा। जब वो स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित होगा, पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा, पॉलन ट्यूब से होते होते दोनों सेल आगे की ओर बढ़ना शुरू करेगा। तो उस रास्ते में ही जेनरेटिव सेल में फिर माइटोसिस डिवीजन हो जाता है, जिससे 2 मेल गैमेट का निर्माण होता है। तो 60% प्लांट्स में ऐसा होता है कि जब एंथर से पॉलन ग्रेन झड़ेगा तो उस पॉलन ग्रेन में 2 सेल प्रेजेंट रहेगा, एक रहेगा वेजिटेटिव सेल और एक रहेगा जनरेटिव सेल। लेकिन 40% प्लांट में ऐसा होता है कि जब पॉलन ग्रेन एंथर से निकल करके गिरता है तो उसमें 3 सेल्ड कंडीशन बन चुका होता है, यानी उसका जो जनरेटिव सेल होगा ना वो डिवाइड कर चुका होता है और 2 मेल गैमेट बना चुका होता है। तो फिर 3 सेल्ड स्ट्रक्चर वो ऑलरेडी बन चुका होता है। तो 3 सेल कौन कौन सा होगा? 2 मेल गैमेट होगा और एक होगा वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल। इसलिए आंसर होगा 2 से 3 सेल्ड स्टेज। इतना समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लो, हम अगले पेज के साथ आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरोपोलेनिन के बारे में कौन सा कथन गलत है? स्पोरोपोलेनिन पता है ना क्या होता है? पॉलन ग्रेन के बाहर का जो एक्साइन लेयर होता है ना, उसमें वह एक्साइन लेयर जिस केमिकल का बना होता है उस केमिकल को कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन के बारे में कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत होगा हम उसी को आंसर के रूप में चुनेंगे। ए नंबर ऑप्शन है, एक्साइन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, यानी कि पॉलन ग्रेन की जो बाहर की जो कवर होती है एक्साइन, वह स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये बात तो सही है, ठीक। फिर है, स्पोरोपोलेनिन इज नॉट डिग्रेडेड बाय एनी नॉन एंजाइम, यानी कि स्पोरोपोलेनिन अभी तक ज्ञात किसी भी एंजाइम के द्वारा वह अपघटित नहीं होता है। ये बात भी सही है, स्पोरोपोलेनिन को नष्ट करने वाला, उसको अपघटित करने वाला कोई ऐसा एंजाइम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पोरोपोलेनिन अकर्स इन द एरिया ऑफ जर्मपोर ओनली। कहता है कि क्या स्पोरोपोलेनिन जर्मपोर के पास ही केवल पाया जाता है? अब ये जर्मपोर क्या है? तो वो जो एक्साइन लेयर होता है ना, एक्साइन लेयर में बहुत सारा छोटा छोटा छिद्र होता है, उस छिद्र को बोलते हैं जर्मपोर। तो क्या जर्मपोर के पास स्पोरोपोलेनिन होता है? जर्मपोर के पास तो एक्साइन ही नहीं होता है, इसलिए उस जगह में स्पोरोपोलेनिन भी नहीं होगा। तो ये लाइन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये सी नंबर, ये लाइन गलत लिखा हुआ है। देखो फिर से पढ़ देते हैं, स्पोरोपोलेनिन अकर्स इन द एरिया ऑफ जर्मपोर ओनली। कहता है कि एक फिगर हम बना करके समझाते हैं। देखो ये है पॉलन ग्रेन, इसके ठीक बाहर का एक लेयर इंटाइन और इसके बाहर में होगा एक्साइन। तो ये जो एक्साइन है ना, ये जो एक्साइन है ये बाहर वाला हो गया एक्साइन और इसके अंदर हो गया इंटाइन, ठीक है। तो एक्साइन में बहुत सारा छोटा छोटा छिद्र है, एक्साइन में बहुत सारा छोटा छोटा छिद्र है और इसी छिद्र को हम कहते हैं जर्मपोर, इसी छिद्र को बोलते हैं जर्मपोर। तो जहाँ जर्मपोर है वहाँ तो एक्साइन एब्सेंट है, जर्मपोर के पास एक्साइन क्या है? एब्सेंट है। जर्मपोर के पास एक्साइन एब्सेंट है। तो क्या वहाँ पर स्पोरोपोलेनिन हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि स्पोरोपोलेनिन अकर्स इन द एरिया ऑफ जर्मपोर ओनली, यानी कि जर्मपोर के पास ही केवल स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। तो यही लाइन यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ देते हैं, स्पोरोपोलेनिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये बात सही है कि स्पोरोपोलेनिन हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड का भी सहन कर सकता है। आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन गलत है वो है सी नंबर, इसलिए हम आंसर चुनेंगे सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूल के न्यूक्लियस में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है उसे क्या कहते हैं?
ओव्यूल के न्यूसिलस में पाई जाने वाली रचना जो कि स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था, उसे क्या कहते हैं? एक होता है गेमिटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट। जब तक 2n डिप्लॉयड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तब तक हम बोलेंगे स्पोरोफाइट अवस्था, ठीक है। और जैसे ही हैप्लॉइड यानी n वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा तो हम उसको बोलेंगे गेमिटोफाइट अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ओव्यूल के न्यूसिलस में पाई जाने वाली रचना जो कि स्पोरोफाइट यानी कि 2n की अंतिम अवस्था है, मतलब स्पोरोफाइट अवस्था भी है और वो उसका अंतिम अवस्था है। अब n वाला अवस्था आ जाएगा यानी कि डिप्लॉयड से अब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो स्पोरोफाइट की जो अंतिम अवस्था उसको हम क्या बोलेंगे? देखो ऑप्शन क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंटीपोडल्स या नन। इसका आंसर होगा मेगास्पोर मदर सेल। देखो ओव्यूल का जो न्यूसिलस होता है ना, उसमें कोई एक सेल साइज में बड़ा हो जाएगा और वो कहलाएगा मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होगा। मतलब मेगास्पोर मदर सेल होता है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब स्पोरोफाइट अवस्था के रूप में है, और फिर तुरंत उसमें हो जाता है मियोसिस डिवीजन। तो जैसे ही मियोसिस होगा बनेगा 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, तो हैप्लॉइड बन जाएगा यानी कि n बन गया। अब 2n से n वाला स्ट्रक्चर जैसे बना तो वो स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट अवस्था में प्रवेश कर गया। तो स्पोरोफाइट की जो अंतिम अवस्था है वो क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनमें कौन एम्ब्रायोसेक को बनाता है? एम्ब्रायोसेक को कौन बनाता है? इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ऑप्शन है मेगास्पोर मदर सेल, बी नंबर है मेगास्पोर, सी है माइक्रोस्पोर, डी नंबर है एम्ब्रायोसेल। तो आंसर होगा मेगास्पोर। मतलब एक मेगास्पोर मदर सेल में जैसे मियोसिस होगा तो बनेगा 4 मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाएगा, बचेगा 1 मेगास्पोर, और वही 1 मेगास्पोर साइज में बड़ा होकर के क्या बनाएगा? एम्ब्रायोसेक बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रायोसेक के फॉर्मेशन को कहते हैं, यानी एम्ब्रायोसेक जब बनता है ना तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगागेमिटोजेनेसिस, माइक्रोगेमिटोजेनेसिस, नन ऑफ द एबव। तो एम्ब्रायोसेक जब बनता है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं मेगागेमिटोजेनेसिस। मतलब जब एम्ब्रायोसेक बनेगा तो उसके अंदर में फीमेल गेमिट भी बनेगा, यानी कि वो अवस्था का वो प्रोसेस कहलाता है मेगागेमिटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिस्टोगेमी किस में पाया जाता है? क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी इसका मतलब हो गया फ्लावर जो बंद रहता है उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। तो किस में पाया जाता है? फिकस, कोमेलिना, एंथोसिफेलस और वेलिस्नेरिया। इसका सही आंसर होगा कोमेलिना, ठीक है। कोमेलिना का जो फ्लावर होता है ना वो बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बीज के निर्माण के समय सेकेंडरी न्यूक्लियस परिवर्तित हो जाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस किस में परिवर्तित होगा? एम्ब्रायो में, इंडोस्पर्म में, कोटिलिडन में, सिरकोट में? सिंपल है, इंडोस्पर्म में होगा कि नहीं? सेकेंडरी न्यूक्लियस में जैसे एक मेल गेमिट जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। जैसे सेकेंडरी न्यूक्लियस में एक मेल गेमिट प्रवेश करेगा वो फिर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा और फिर वो आगे चल करके इंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉली एम्ब्रायोनी किस में पाया जाता है? एक से अधिक एम्ब्रायो का, एक सीड के अंदर में एक से अधिक एम्ब्रायो का होना कहलाता है पॉली एम्ब्रायोनी। किस में पाया जाएगा? तो कार्थेमस, सिट्रस, कॉर्कोरस और मेज। तो इसका आंसर होगा सिट्रस। जैसे कि नारंगी है, नींबू है, इनके एक बीज में एक से अधिक एम्ब्रायो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रोपाइल के अपोजिट एंड से पोलन ट्यूब की एंट्री को क्या कहते हैं? मैक्रोपाइल के अपोजिट एंड पे क्या होगा? कलाजा होगा। तो कलाजा से अगर पोलन ट्यूब इंटर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कलाजोगेमी बोलेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, पोरोगेमी, कलाजोगेमी, मीसोगेमी, सिनगेमी। आंसर होगा बी नंबर, कलाजोगेमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म का एम्ब्रायोसेक या फीमेल गेमिटोफाइट होता है? एम्ब्रायोसेक या फीमेल गेमिटोफाइट कैसा होता है? 7 सेल्ड 7 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएट, 8 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। सिंपल है, आंसर होगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनिया तथा मेटाजीनिया संबंधित है। ए नंबर है ओनली इंडोस्पर्म, जाइलम एंड फ्लोएम,
पोलेन एंड इंडोस्पर्म और पोलेन कल्चर। यहाँ सही आंसर होगा पोलेन एंड इंडोस्पर्म। देखो पोलेन ग्रेन का इंडोस्पर्म के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है ना उसको हम बोलते हैं जीनिया, और पोलेन ग्रेन का इंडोस्पर्म को छोड़कर अन्य भाग पर जो इफेक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं मेटाजीनिया। तो सही आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नन न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है। नन न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर यानी कि जिसमें कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस नहीं पाया जाता है, जिसमें पोषक पदार्थ नहीं होता है, वो स्ट्रक्चर कौन सा है? टेपिटम, इंडोस्पर्म, इंटिगमेंट और पेलिसेड पेरेनकाइमा। तो यहाँ पर आंसर होगा इंटिगमेंट। इंटिगमेंट में ऐसा कोई भी न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन है ऑटोगेमी, एलोगेमी, चेस्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी। यहाँ सही आंसर होगा एलोगेमी। तो समझो कि एलोगेमी होता क्या है। अगर किसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकलता है और वह पॉलन ग्रेन्स उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक चला जाए या फिर उसी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक चला जाए, तो हम इसको बोलते हैं एलोगेमी। हम बोले कि किसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकला और वह पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए या फिर उसी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए, तो हम इसको बोलते हैं एलोगेमी। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? ऑटोगेमी, एलोगेमी, चेस्मोगेमी या क्लिस्टोगेमी। तो क्रॉस पॉलिनेशन है एलोगेमी। एलोगेमी का दो कंडीशन, किसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकलेगा और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा या फिर उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा। ये दोनों कंडीशन कहलाता है एलोगेमी। और हम इस दोनों को यानी कि अगर एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो हम इसको फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन बोलते ही हैं, ठीक है। और अगर प्लांट चेंज हो जाएगा तो फिर वो तो क्रॉस पॉलिनेशन होता ही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा एलोगेमी, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आज का है डबल फर्टिलाइजेशन किसका फ्यूजन है? डबल फर्टिलाइजेशन किसका फ्यूजन है? 2x एंड पोलर न्यूक्लियाई विथ पोलन न्यूक्लियाई, 1 मेल गैमेट विथ एग एंड अदर विथ सिनर्जिड, और लास्ट ऑप्शन है 1 मेल गैमेट विथ एग एंड अदर विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो एक मेल गैमेट जुड़ेगा एग सेल के साथ, दूसरा मेल गैमेट जुड़ेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और यही तो है डबल फर्टिलाइजेशन। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 55 तक पहुंच चुके हैं, और हो सकता है कि अभी अगला 2 लेक्चर इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।